अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स के ब्रांचेस में पढ़ा था, एटॉमिक फ़िज़िक्स एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो उन दोनों को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इसको हमने पढ़ना है 10th क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले है एटम के बारे में, है कि एटम क्या होता है। हम जानते हैं एटम जो होता है ये मादे की इकाई है। मैटर का जो यूनिट है वो एटम है। तमाम तरह का जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हें एटम बोलते हैं। एटम बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। इसको मज़ीद हम तकसीम नहीं कर सकते। पुराने ज़माने तक यही सोचा जाता था, ग्रीक लोग यही सोचते थे कि एटम से छोटी चीज़ कोई नहीं होती, एटम को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद के आने वाले टाइम में एटम के अंदर मज़ीद हमें पार्टिकल दरियाफ्त हुए, उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है एटम का। एटम की डेफिनेशन यूँ करेंगे कि तमाम तरह का जो मादा है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर की हुई है, ऑल द मैटर इज़ बिल्ड फ्राम स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम की यूँ डिफाइन कर देंगे हम कि तमाम तरह का जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम बोलेंगे। फिर एटम के बारे में बता देंगे कि एटम का मतलब होता है नाकाबिले तकसीम। इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जाता, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब ये तो पुराने ज़माने का वो था, लेकिन अब ये है कि एटम को मज़ीद तकसीम भी किया जा चुका है। आपने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें आपको डिटेल से पता चल चुका है कि एटम को मज़ीद भी तकसीम किया जा सकता है। एटम के अंदर मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो उनमें हम देखते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या होता है? अब एटम का सेंट्रल पार्ट, आपने एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में काफ़ी सारे, तो मैं आपको जो समझाने के लिए बना देता हूँ कि एटम का सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। आलमोस्ट 99.9% जो एटम का मास होता है वो इस सेंट्रल पार्ट के अंदर होता है। इस सेंट्रल पार्ट को, कंसनट्रेटेड पार्ट को बोलेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या करेंगे कि ये वो इलाका है जहाँ पर एटम का मोस्टली मास मौजूद होता है। कॉन्सनट्रेटेड पार्ट, कॉन्सनट्रेटेड रीजन ऑफ एटम। एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, बहुत ही कम जगह यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसके सेंटर में ये वाला हिस्सा जो है ये कंसनट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा मासिव है बाकी पूरे एटम की निस्बत। तो इस कंसनट्रेटेड रीजन को बोलेंगे एटम, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल पूरे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल रीजन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने दी हुई है, द कंसनट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल रीजन इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की डिफाइन है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। अच्छा, तो अब न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स की डिफाइन यूँ करेंगे, द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली मतलब मजमूई तौर पर इन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। अभी हम वर्ड न्यूक्लियॉन यूज़ करेंगे, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब यही होगा, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो तादाद होती है, नंबर्स होते हैं प्रोटॉन के, उसे बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो डिफाइन करेंगे, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उनकी तादाद को उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बोलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसको जी से ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11 होगा। तो एटॉमिक नंबर क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है
वो है न्यूट्रॉन नंबर। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी उसको उस एटम का क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूट्रॉन नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन नंबर को n से ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो सोडियम का जो न्यूट्रॉन नंबर है वो कितना होगा, 12 होगा। तो क्लियर है न्यूट्रॉन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस क्या होता है, ये न्यूक्लियॉन्स की तादाद होती है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम कहेंगे एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उनकी टोटल तादाद को बोलेंगे हम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से ज़ाहिर करेंगे। हम मैथमेटिकली बता देंगे ए किसके बराबर होगा, जी प्लस एन के। एक एटम में मौजूद तमाम प्रोटॉन की तादाद को और तमाम न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करें तो जो जवाब आता है वो कहलाता है उस एटम का एटॉमिक मैस। तो अब फॉर एग्जांपल जो सोडियम है, अभी बताया था मैंने आपको कि सोडियम का जो मास है हमारे पास वो मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम सोडियम के एटॉमिक नंबर को और सोडियम के न्यूट्रॉन नंबर को ऐड कर देंगे। अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और सोडियम का न्यूट्रॉन नंबर है वो है 12। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो कितना आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एक एटम को कैसे ज़ाहिर किया जाता है, तो सिंपली एक एटम को ज़ाहिर करने के लिए हम उस एटम की सैम्बल लगाएंगे पहले, फिर उस सैम्बल के लेफ़्ट साइड पर ऊपर की तरफ उस एटम का मास नंबर लिखेंगे और उसकी लेफ़्ट साइड की बॉटम के अंदर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम को ही लेते हैं हम। सोडियम की जो सैम्बल है वो क्या होती है, Na। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23 और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। तो ये सोडियम की रिप्रेजेंटेशन है Na2311। अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की सैम्बल होती है H। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या होता है, 1 होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन को ज़ाहिर करेंगे H11 से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम की सैम्बल होती है U। इसका जो मास होता है वो हमारे पास होता है 235 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92। तो यूरेनियम 235 92। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम उसकी सैम्बल लिखते हैं और उसके ऊपर लेफ़्ट साइड पर उसका मास और उस लेफ़्ट साइड पर नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पर बता देंगे एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्बल। हम इस सैम्बल से उसे ज़ाहिर करते हैं एक्स जी से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है उसको ज़ाहिर करेंगे H11 से और जो सोडियम है उसके एटम को ज़ाहिर करेंगे Na23 से। तो इसी तरह हम किसी भी एटम को इस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं वो नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है और लिखना भी है।